फ्रेंड्स, तो एक और जर्नी शुरू हो गई है नेपाल की। नेपाल नज़दीक पड़ता है तो नेपाल ही जा रहे बार बार। अब ये जो जर्नी होने वाली है वापस बढ़नी बॉर्डर वगैरह पार कर लिए, वो सब कई बार आपको कई वीडियो में दिखा चुका हूँ। भंसार वगैरह बना लिया, बॉर्डर क्रॉसिंग हो गई और अभी एक परमिट, कोई नया नियम चालू हुआ है, कोई परमिट और बनाना पड़ता है। वो परमिट जा रहे हैं आगे बनाने के लिए, तो वो चीज़ अभी तक एक भी बार कवर नहीं की है, तो वो चीज़ कवर करेंगे। बहरहाल सफ़र जो है वो अभी तो जा रहे हैं पोखरा, बलरामपुर से पोखरा। पोखरा एक दिन स्टे करके फिर आगे जाने का प्लान, क्या 2-3 प्लान है। अब उसमें से कौन सा फाइनल होता है वो पोखरा जाने के बाद ही डिसाइड हो पाएगा, कैसा मौसम है, क्या प्लान बन रहा है। तो फिलहाल के लिए अभी पोखरा चलते हैं। बाकी 3 लोग हैं साथ में इस बार। ये अपने राज भाई जो अपना आईपैड तैयार कर रहे हैं आगे चल के, और पीछे हमारे मेड इन थाईलैंड आसिफ भाई और बाकी मैं हूँ आपका दोस्त इब्ने तालिब उर्फ जॉन सोनू, और जॉन सोनू ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और चलते हैं आगे, देखते हैं ये सफ़र कैसा होने वाला है। जुड़े रहिए साथ में, और हाँ, लाइक सब्सक्राइब कर दिया करिए, शुरू में ही बोल दे रहा हूँ इस बार, ठीक है। कमेंट भी कर दिया करिए, शेयर भी कर दिया करिए। तो चलो मिलते हैं फिर आगे, थैंक यू। पोखरा जाने के लिए कई बॉर्डर हैं, बढ़नी, कृष्णानगर, सोनौली, किसी से भी जा सकते हो। हम कृष्णानगर और बढ़नी वाले बॉर्डर से ही जा रहे हैं क्योंकि हमें नज़दीक भी पड़ता है और रास्ता अच्छा है। बुटोल और तानसेन होते हुए हम पोखरा की तरफ निकल जाएंगे। हालांकि एक और रास्ता भी है, वो करीब 400 किलोमीटर पड़ता है। वापस आते में वो रास्ता दिखाएंगे आपको, वो भी काफ़ी अच्छा रास्ता है। ये रास्ता भी ठीक है, दोनों से आप जा सकते हो। तो लीवा से अभी आगे निकल रहे बुटोल की तरफ। अब दिक्कत एक ये हो गई है कि एक कोई अब परमिट भी बनाना पड़ता है। पहले हमेशा आते थे, भंसार बनाते थे, और उसके बाद जितने दिन आपको रहना उतने दिन का गाड़ी का भंसार बनवाओ और आप लेके जाओ। फिर अब थोड़ा सा आगे जाके यहीं बॉर्डर के पास एक और परमिट बनता है गाड़ी का ही मतलब गाड़ी का आपको 2 बार परमिट का बनवाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, नहीं ये टोल टैक्स नहीं है भाई, नहीं टोल तो यहाँ अगर हाईवे बना होगा तो वो तो अलग देना ही पड़ेगा, ठीक है। ये तो समझ लो परमिट का उन्होंने लिया है, ठीक है। तो ये आपका पड़ेगा 300 रुपये नेपाली पर डे जो परमिट बनेगा, ठीक है। और 400 रुपये में आपका गाड़ी का भंसार पड़ा है पर डे के हिसाब से, मतलब 400 से कम ही है थोड़ा, 600 नेपाली है तो 360-370 के आसपास बनेगा पर डे के हिसाब से आपका। और तो अभी करीब 20-25 किलोमीटर चल चुके हैं बुटवल से। बुटवल में आके परमिट बनवा लिए थे, एक जगह चेकिंग हुई तो खैर उसने परमिट मांगा नहीं, लेकिन आगे आके बुटवल में बनवा लिए। बुटवल में कभी भी अगर आप आ रहे हो और कृष्णानगर में मान लो नहीं बनवाए तो बुटवल में यहाँ एक बस पार्क है, बस स्टेशन टाइप का है बुटवल का, मिलन चौक से थोड़ा सा आगे। तो वहाँ पे जाके आप एक राइट हैंड पे किसी से पूछ लोगे तो आपको बता देंगे परमिट का ऑफिस। तो वहाँ पे 5 दिन का परमिट मैंने बनवाया है, तो वो पड़ा है करीब 1600 रुपये नेपाली में, यानी करीब 1000 इंडियन पड़ा है। और अभी तो लगभग तानसेन आ चुका है। तानसेन लास्ट टाइम जो दोरपाटन वाली ट्रिप आप लोगों ने देखी होगी तब भी तानसेन का जिक्र हुआ होगा, काफ़ी अच्छी जगह है। ये बुटवल से करीब 30 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। तो इस बार तो फिर यहाँ पे रुकने का प्लान नहीं है, ये मतलब सेपरेट करेंगे कभी, स्पेशली तानसेन ही आएंगे जब, क्योंकि यहाँ मतलब पाल्पा रीजन में है, अच्छी जगह रानी महल वगैरह है। तो एक दिन का ट्रिप बना के किसी दिन तानसेन ही आएंगे स्पेशली। तो बाकी यहाँ से करीब है 125 किलोमीटर पोखरा और बना है। बीच में रोड थोड़ी बहुत ख़राब थी, 3-4 किलोमीटर ख़राब रहा होगा, तो बाकी रोड ठीक ठाक बनी हुई है। बाइक से, गाड़ी से, किसी से भी आ सकते हो आप। तो चलो फिर देखते हैं, पोखरा की तरफ आगे बढ़ते हैं। कामयाबी और मेरे बीच अब नहीं गैप, बिन पैसे दिए आगे पीछे भागता, कहानी सुनाओ गाना लिख दे अनी, अरे सुन के सुनने वाले भी मारेंगे क्लैप। सुनिए मैं साथी निमनी के जैसा कम बैक किया है मैंने हनी के जैसा, कई बार भी न सोचे मैंने दबाया ट्रिगर सारे अपनों के। जैसे जैसे हमारी सवारी आगे बढ़ रही है, ये रास्ता और ख़ूबसूरत होता जा रहा है। हर मोड़ के बाद एक
नई सीनरी सामने आ जाती है, लगता है कि कोई अलग ही दुनिया में जा रहे हैं हम लोग। और ये मतलब बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। रास्ता सीधे अभी पोखरा ही जाने वाला है, पोखरा जाके ही रुकेंगे हम लोग। लेकिन फिर भी हर एक फ्रेम ऐसा लग रहा है, हर एक घर ऐसा लग रहा है जैसे कोई अलग ही दुनिया हो। हम लोग तराई क्षेत्र से हैं, वहाँ पे ना पहाड़ है ना इतनी धूप होती है, तो ये चीज़ें देख के मन एकदम खुश हो जाता है। बहुत ही मतलब सूदिंग है, बहुत ही कंफर्टिंग होता है ये नज़ारा। कभी भी आप जो पहाड़ों से और पहाड़ों मैदानी इलाकों के बीच का जो एक पार्ट होता है, पहाड़ जब शुरू होने वाले होते हैं, मैदान ख़त्म होने वाले होते हैं, तो वो एकदम अलग ही सीन क्रिएट करते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। कभी भी आओ इस रास्ते से, आपका पूरा रास्ता आप कभी बोर नहीं होंगे, ऐसे ऐसे नज़ारे आपको मिलेंगे। तो जल्दी से प्लान करो पोखरा का ट्रिप। इसमें दिखा करा ये सब पहाड़ के वो श्रृंखला है, जुड़ा है। पहुंच गए पोखरा फाइनली। लगातार ड्राइव थी तो और नहीं किया कैमरा रास्ते में, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा हो जाता है रुकते रुकते आओ तो। हालांकि टाइम लग गया वैसे, अभी करीब रात के 8 तो बज ही गए हैं। रूम ले लिया ये एमएनडी है, और ये यहीं पे है आपका बगल में, क्या नाम, फेवा लेक के बगल में ही है। दुल्हनिया बनोगी मुझसे शादी करोगी, बताओ मन तैयार हो गए। अब तो हम लोग नेपाल में एक रख लिया जी, क्या दिक्कत है बाबा दोनों। अब रात में वही करीब क्या बजे पहुंचा गया है? रात में हम पहुंचे हैं यहाँ पे तकरीबन 8 बजे, हाँ करीब 8 बजे तक पहुंच गए थे पोखरा। बुटवल से रास्ता जो आता है ठीक ठाक एवरेज रास्ता है, मतलब ख़राब नहीं है। बीच बीच में कहीं 100 मीटर 50 मीटर का ख़राब पैच मिल जा रहा था, बाकी रोड ठीक है। बहुत अच्छी भी नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ रोड ठीक है, मतलब आसानी से आ सकते हो आप, अपनी गाड़ी से भी बाइक से भी हर चीज़ से आ सकते हो। और वही पोखरा पहुँचे 8 बजे, फिर अपना गाड़ी होटल ढूंढते, रूम वूम लेते 1 घंटा लग गया, 9 बज गया। फिर रूम लिए प्लान था नहा धो के निकलेंगे थोड़ा, लेकिन इतना थके थे किसी की हिम्मत नहीं हुई रात में नहाने की, तो अब निकल रहे हैं वापस। अभी जुमा है, नहा धो के जा रहे हैं जुमा पढ़ने। 1:20 का टाइम है, ही पास में एक है मस्जिद उमर, अभी वही फेवा लेक के बगल में ही रूम लिया हुआ है। तो नमाज के बाद फिर अपना घूमने का प्लान है, देखते हैं 2-3 व्यू पॉइंट है यहाँ। डेविस फॉल है, एक सनसेट पॉइंट है, कुछ स्तूपा है, मठ कोई, तो वहाँ पे जाने का प्लान है। और फिर रात में थोड़ा बहुत नाइट लाइफ देखते हैं कैसी क्या है, बहुत सुना है। अभी तो यार पोखरा पूरा सन्नाटा है भाई, मतलब पूरा सब होटल्स खाली पड़े हैं। मतलब अगर मेरे होटल में होंगे कुछ नहीं तो 40-50 रूम होंगे, और मेरे ख्याल से आदमी मुझे दिख रहे होंगे 5-6, इतने ही, इससे ज़्यादा नहीं है। और ऐसे ही हाल लगभग सारे होटल्स का है। हॉस्टल्स जो है उसमें थोड़े बहुत लोग हैं, लेकिन होटल्स में तो लगभग पूरा खाली पड़ा हुआ है, तो इस टाइम कोई बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं है यहाँ पे। तो रात में फिर अभी परमिट भी बनवाना है, गांदुर्ग जाएंगे शायद। गांदुर्ग का प्लान बना है, मस्तांग कैंसिल हो गया क्योंकि रोड की वजह से गाड़ी उधर ले जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो रहा था। और मस्तांग का अलग ट्रिप बना के आएंगे कभी, तो गांदुर्ग का परमिट बना के आज ही रख लेंगे, कल निकल जाएंगे गांदुर्ग। और अभी तो फिर जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, फिर देखते हैं पोखरा एक्सप्लोर किया जाता है साथ में। धूप मस्त निकली हुई है, धूप तो अच्छी है, मौसम भी मतलब एवरेज है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, अपने तरफ का जैसा मौसम है जो तराई क्षेत्र वाला है, बलरामपुर गोंडा वाला। धूप बहुत अच्छी है, धूप में बैठे थोड़ा देर, फिर उसके बाद नहा धो के निकल रहे हैं। तो जुड़े रहिए साथ में, देखते हैं पोखरा में क्या क्या मिलता है। बस चलते आगे।
1500 रुपये नेपाली पर नाइट के हिसाब से रूम पड़ा है हम लोग को, तो वही करीब इंडियन 1000 से कुछ कम हो जाता है। तो बस है, मतलब खाना है, आप नेपाल का खाना महंगा रहता है थोड़ा, बाकी होटल्स वगैरह तो आपको सस्ते मिल जाएंगे। अन्नपूर्णा दिख रही है, लेकिन अब पता नहीं कैमरे में उतने सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पर ये आप देखोगे, ये जो पॉइंट दिख रहा है वाइट वाइट छोटा सा, ये अन्नपूर्णा है। अन्नपूर्णा काफ़ी जगह से काफ़ी अच्छा व्यू आता है पोखरा में। तो अभी तो खैर होटल से ही देख रहे हैं, निकलते बाहर कोई अच्छा व्यू पॉइंट देखते हैं, वहाँ से जाते हैं, देखते हैं अन्नपूर्णा और कैसा लग सकता है। अभी स्नो तो खैर बहुत ज़्यादा उस पर भी नहीं दिख रही है, मतलब स्नोफॉल अभी बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है मेरे ख्याल से। तो बहरहाल आए हैं तो देखना तो बनता ही है, स्नोफॉल हुआ हो या ना हुआ हो। तो चलते हैं, देखते हैं आज सबसे नज़दीक कितना पहुंच पाते हैं अन्नपूर्णा के।